की शुरुआत में हमें अवलोनिया नाम की एक जगह के बारे में बताया जाता है जो बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत शहर है। वहीं कुछ एडवेंचरस लोगों ने पहाड़ों के उस पार जाने की बहुत कोशिश की ताकि वो बाहर की दुनिया देख सके, लेकिन कोई भी उन बर्फीले पहाड़ियों को पार नहीं कर पाया और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वो सभी इतनी ठंड की वजह से रास्ते में ही गुजर गए। फिर हमें क्लैड नाम के एक शख्स के बारे में बताया जाता है जो बहुत ही बहादुर और निडर है और वो अपने बेटे सर्चर के साथ पहाड़ों की उस पार की दुनिया की तलाश में निकल चुका है। दरअसल क्लैड को रोमांचक सफर पर जाना बहुत पसंद है और उसका सपना है कि वो बाहर की दुनिया में जाने का रास्ता खोज सके। आप क्लैड और उसका बेटा सर्चर बहुत ही मुसीबतों का सामना करके बर्फीली पहाड़ियों तक पहुंच चुके होते, जहां उनके साथ रिसर्चर्स की छोटी टीम भी होती है। वो लोग अब आगे बढ़ते हुए एक बर्फीली गुफा में आ चुके थे, जहां थोड़ी भी आवाज करने पर गुफा की ऊपरी दीवारों में जमी नुकीली बर्फ उनके ऊपर गिर सकती थी, इसलिए वो सभी दबे पांव से आगे बढ़ने लगते। तभी सर्चर को एक अजीब सा पौधा दिखाई देता है जिसमें से रोशनी निकल रही होती है, लेकिन उस पौधे को छूते सर्चर को करंट का झटका लग जाता है जिसके कारण वो शोर कर देता है और अब उसके ऐसा करते ही गुफा की नुकीली बर्फ नीचे गिरने लगती है। इधर क्लेड और रिसर्चर्स की टीम उस गुफा से बाहर की ओर भागने लगती है, जबकि वो नुकीली बर्फ की वजह से सर्चर एक विशालकाय गड्ढे में गिरने लगता है, जिस पर फिर क्लेड बड़ी बहादुरी से उसकी जान बचाकर उसे गुफा से बाहर निकाल लाता है। अब यहाँ से वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते क्योंकि उन्हें काफी लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन सर्चर उन्हें रोकते हुए उस पौधे के बारे में बताता है क्योंकि उसका कहना था कि उस पौधे से हम बिजली बना सकते। पर क्लेड जिसे पहाड़ों की उस पार की दुनिया देखनी थी वो सर्चर को आगे बढ़ते रहने की सलाह देता है क्योंकि क्लेड के मुताबिक उन रिसर्चर्स को बाहर की दुनिया में कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे एवेलोनिया की तकदीर बदल सकती है। लेकिन इस बार को लेकर सर्चर और क्लेड एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते क्योंकि सर्चर का मानना था कि इस पौधे की मदद से एवेलोनिया की तस्वीर बदल सकती है, जबकि क्लेड आगे के एडवेंचर पर जाना चाहता था। तब उन दोनों की बहस रुकवाने के लिए कैलिस्टो नाम की महिला जो रिसर्चर टीम की हेड थी वो क्लेड के बेटे सर्चर का पक्ष लेती है क्योंकि बाहर की दुनिया में क्या है ये किसी को नहीं पता, जबकि ये पौधा उनकी नजरों के सामने है। आप कैलिस्टो को सर्चर का पक्ष लेता देख क्लेड समझ जाता है कि वो सब उसकी तरह एडवेंचरस नहीं है, इसलिए वो अपने बेटे को एक कंपास देकर अकेले ही आगे बढ़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें 25 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब उस पौधे की वजह से पूरे एवेलोनिया की सूरत ही बदल चुकी थी। वहीं सर्चर भी अब उस पौधे की खेती किया करता था और उसने रिसर्चर्स के साथ मिलकर इस पौधे का नाम पैंडो रखा था। पैंडो की वजह से एवेलोनिया में कार्स, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो, टीवी और ना जाने कितनी तरह की चीजों का आविष्कार संभव हो पाया था, जिस कारण एवेलोनिया के लोग सर्चर का बहुत सम्मान किया करते थे। यहाँ फिर हम सर्चर के परिवार को भी देखते जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा नेम ईथन और एक पालतू कुत्ता होता है, पर उसके पिता अब भी अपने सफर से वापस नहीं आए थे, जिसका मतलब ये हो सकता है कि शायद वो भी बाकी लोगों की तरह उन बर्फीली पहाड़ियों को पार करते मारे गए। अब आगे वो और ईथन मिलकर पैंडो को डब्बों में पैक करने लगते, जबकि सर्चर की पत्नी एक छोटे प्लेन की मदद से पैंडो की फसल पर दवा का छिड़काव कर रही होती है, लेकिन फिर अचानक से उसका प्लेन बंद पड़ जाता है, जिसकी बैटरी चेक करके सर्चर बताता है कि इसमें बैटरी पावर ही नहीं है। जो ऐसा कहकर उसके बैटरी पैक में कुछ पैंडो डाल देता है जिससे उसकी बैटरी फुल हो जाती है। इस पर अब उसकी पत्नी बताती है कि उसने पिछले दिन बैटरी पैक में पैंडो डाले थे जो इतनी जल्दी नहीं खराब हो सकते, यानी कि उनके पैंडो की फसल में किसी तरह की समस्या आ रही है, लेकिन सर्चर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी ईथन से मिलने के लिए उसके कुछ दोस्त वहां आ जाते, जहां डिएजो नाम का लड़का उसे एक कार्ड देकर उसके दादा की तारीफ करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें भी अपने दादा की तरह एडवेंचर करना चाहिए, जो बात ईथन को काफी पसंद आती है क्योंकि उसे भी एडवेंचर में बहुत इंटरेस्ट था, पर उसके पिता उसे फार्मर यानी कि किसान बनाना चाहते थे। फिर इसके बाद सर्चर और ईथन एवेलोनिया शहर में पैंडो की सप्लाई करने जाते, जहां हम हर तरफ पैंडो से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देख पाते क्योंकि अब पूरा एवेलोनिया शहर ही पैंडो की इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर हो चुका था, जहां कार से लेकर प्लेन तक सब कुछ पैंडो की इलेक्ट्रिसिटी से ही चला करते थे। वहीं शहरों के बीचों बीच क्लेड और सर्चर की बड़ी सी मूर्तियां लगाई गई थी क्योंकि यदि वो लोग अपने सफर पर ना निकले होते तो शायद अब भी एवेलोनिया में कार्स की जगह घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी ही चला करती। अब अपने दादा की मूर्ति देखकर ईथन अपने पिता से उनके बारे में पूछता है, जिस पर सर्चर उसे बताता है कि मेरे पिता ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें तो सिर्फ अपने एडवेंचर से मतलब था।
फिर शाम के समय जब सर्चर अपने परिवार के साथ घर में होता है तो अचानक से उसका घर हिलने लगता है, जो दरअसल इसलिए हिल रहा था क्योंकि वहाँ कैलिस्टो एक विशालकाय शिप लेकर आई थी जिसमें उसका क्रू भी मौजूद था। वो यहाँ आते ही सर्चर को बताती कि पैंडो की फसल में किसी तरह की बीमारियां लग गई है, जिस कारण सिर्फ 1 महीने के अंदर ही पैंडो की सारी फसल खराब हो जाएगी और इसे बचाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं ताकि तुम हमारे साथ चलकर कुछ मदद कर सको। जो सुनकर ईथन कहता है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन सर्चर उसे मना कर देता है, जिस कारण वो गुस्से में अपने कमरे में लौट जाता है। इधर सर्चर अपने पिता का कंपास और कुछ जरूरी सामान लेकर कैलिस्टो की शिप पर सवार हो जाता है, जहाँ कैलिस्टो उसे बताते कि पैंडो की जितनी भी फसलें हमें जमीन के ऊपर दिख रही है उन सबकी जड़ें आपस में जुड़ी हुई है, जो जमीन के अंदर काफी गहराई तक फैली हुई है। और यदि हम पैंडो की फसल को बचाना चाहते हैं तो हमें जमीन के गहराइयों में जाकर पैंडो की जड़ों में फैली बीमारी को ठीक करना होगा। जीसी के साथ कैलिस्टो ये भी शेयर करती कि उसकी टीम ने एक विशालकाय गड्ढा भी खोद लिया है जो जमीन के काफी अंदर जाता है। फिर अगले सीन में हम उन सभी को जमीन में बने विशालकाय गड्ढे के अंदर जाते देखते, जहाँ हर तरफ पैंडो की जड़ी फैली हुई थी जो हरे रंग की रोशनी से जगमगा रही होती है। यहाँ वो लोग कुछ दूर ही पहुंचे थे कि तभी वहाँ सर्चर की पत्नी मेरिडियन अपने प्लेन से आकर उसे बताती कि हमारा बेटा इथन तुम्हारी शिप पर ही मौजूद है। जिसके इतना कहते शिप पर मौजूद एक महिला इथन को पकड़कर वहाँ ले आती है, जहाँ इथन ने शिप पर अपने कुत्ते को भी साथ ले आया था। तब सर्चर उसे अपनी माँ के साथ वापस जाने के लिए कहता है, पर उसी समय कुछ गुलाबी रंग के ड्रैगन जैसे जीव उस पर हमला कर देते, जिस हमले में वो ड्रैगन शिप के पायलट को बाहर फेंक देते, जिस कारण उनका शिप बेकाबू होकर जमीन की गहराइयों में गिरने लगता है। इस पर मेरिडियन कैसे तो करके खुद उस शिप की कमांड संभालती है, जहाँ वो उन ड्रैगन जैसे जीवों से बचते हुए एक झिल्ली नुमा जैसी जगह में छेद करके उस शिप को जमीन के अंदर की दुनिया में पहुंचा देती है। लेकिन अब तक उनका शिप काफी चोट खा चुका था, जिस कारण अब उसमें झटके आने लगते और इस झटके की वजह से सर्चर और उसका कुत्ता शिप से नीचे गिर जाते, जबकि बाकी लोग शिप के साथ काफी दूर निकल जाते। वहाँ वो लोग किसी तरह शिप को रोककर उसकी मरम्मत करने का फैसला करते, क्योंकि बिना शिप को ठीक किए ना तो वो सर्चर को ढूंढ सकते और ना ही पैंडो की जड़ों को ठीक करके वापस जा सकते। लेकिन जब वो लोग शिप की मरम्मत करने में लगे हुए थे तो ईथन चुपके से एक स्कूटर लेकर अपने पिता की तलाश में निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ सर्चर और उसके कुत्ते के ऊपर कुछ विशालकाय जीव हमला कर देते, जिनके हमले में वो दोनों मारे ही जाते। पर तभी एक आदमी आकर उन जीवों पर फ्लेम थ्रोवर से हमला करके सर्चर और उस कुत्ते की जान बचा लेता है। अब उस आदमी की शक्ल देखते ही सर्चर उसे पहचान लेता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पिता क्लेड है, जो पिछले 25 सालों में इसी जगह पर फंसे हुए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से ईथन की तरफ मुड़ जाती है, जो अपनी स्कूटर को एक खाई के पास रोककर दूर मौजूद रहस्यमय जीवों को देख ही रहा था कि तभी उसके नीचे की जमीन ऊपर उठने लगती है। दरअसल उसने उड़ने वाले एक जीव के ऊपर अपनी स्कूटर को खड़ा कर दिया था, जिस कारण वो जीव उसकी स्कूटर को लेकर ऊपर उड़ जाता है। लेकिन इस सब में ईथन नीचे गिरकर एक गुफा के पास पहुंच जाता है, जिसके अंदर जाने पर उसे एक नीले रंग का जीव मिलता है, जिसके हाथ में सर्चर का रुमाल था, जो देखकर ईथन उसे अपने पिता के बारे में पूछता है। जिस पर वो जीव ईथन को उस जगह ले जाने लगता है जहाँ उसे ये रुमाल मिला था। वहीं इस तरफ क्लेड सर्चर से बताता है कि जब मैं बर्फीली पहाड़ियों से पार जाने का रास्ता ढूंढ रहा था तो मुझे एक गुफा दिखाई दी, जिसके अंदर जाने पर वहाँ की जमीन टूट गई और मैं इस दुनिया में आ गया। वो ये भी शेयर करते कि यहाँ मैंने बहुत सी जीवों का बहादुरी से सामना करके इस दुनिया से बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि बीच रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसमें तेजाब जैसा पानी है और उसे पार करना नामुमकिन है। लेकिन मैंने तुम्हारी फ्लाइंग मशीन को देखा है, जिसकी मदद से हम उस तेजाब वाली नदी को पार करके इस दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। अब काफी आगे जाने पर क्लेयर को वही कार्ड मिलता है जो ईथन को डीएसओ ने दिया था, जो देखकर सर्चर बताता है कि उसके बेटे का है, जो आसपास ही मौजूद होगा। इसलिए वो दोनों ईथन की तलाश में निकल जाते हैं, जबकि ईथन को एक जगह पैंडो मिलता है जो उनकी शिप से नीचे गिर गया था, इसलिए वो उन्हें अपने बैग में रखने लगता है। और अब उसे ऐसा करता देख वो नीला जीव खुद भी एक पैंडो को अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन ऐसा करते उसे बहुत जोर का एक झटका लगता है, क्योंकि पैंडो में बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। इस पर अब ईथन उसके हाथ में दवा लगाकर अपने पिता का रुमाल बांध देता है, और उसी समय बहुत सारे विशालकाय जीव ईथन को घेर लेते, जिन्हें वो नीला जीव रोकने की बहुत
बहुत कोशिश करता है पर वो उसकी एक नहीं सुनते। अब इससे पहले कि वो उसे मार पाते वहाँ क्लेड आकर उन सभी जीवों पर अपनी फ्लेम थ्रोवर से आग फेंककर उन्हें कुछ देर के लिए रोक लेते हैं। और उनकी संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए वो सर्चर, ईथर और उनके कुत्ते को लेकर नीचे वाली खाई में कूद जाता है जहाँ बहुत सारे लाल रंग के जीव हवा में उड़कर कहीं जा रहे थे। तब वो लोग उन जीवों के ऊपर से भागते हुए आगे बढ़ने लगते, लेकिन वो विशालकाय जीव अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी मेरिडियन और कैलिस्टो अपनी उड़ने वाले स्कूटर से वहां आकर उन्हें बचा लेती है। अब आगे हम उन सभी को शिप पर देखते हैं, जिसकी मदद से वो लोग तेजाब वाली नदी तक पहुंच जाते हैं। पर यहाँ उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें जाना कहाँ है। जहाँ अभी ने इतना परेशान देखकर वो नीला जीव कुछ हरे रंग की जीवों से नदी पार करवाने को कहता है, जिस पर फिर बहुत सारे हरे रंग की जीव उनकी शिप को हवा में उड़ाकर नदी पार करवा देते। लेकिन नदी के आखिरी हिस्से में कुछ अन्य जीव फिर से उन पर हमला कर देते, जिनसे निपटने के लिए सर्चर उन जीवों पर पैंडो से वार करता है और इस तरह से वो लोग पैंडो की बिजली से उन सभी जीवों को मार गिराते। फिर पैंडो की जड़ों का पीछा करते वो सभी एक विशालकाय गुफा जैसी जगह में पहुंच जाते, जहाँ एक बार फिर वो गुलाबी ड्रैगन जैसे दिखने वाले जीव वहाँ थे। लेकिन इस बार वो उनकी शिप पर हमला नहीं कर रहे थे, जिस कारण फिर वो लोग उन ड्रैगन्स के पीछे जाते, जहाँ हम देख पाते कि ये वही जगह है जहाँ पैंडो की सारी जड़ें एक जगह जुड़ी हुई है। वहीं ये गुलाबी ड्रैगन्स पैंडो की जड़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिस कारण जमीन के ऊपर पैंडो की फसल खराब हो रही थी, जो देख कर सर्चर फिर कुछ पैंडो को पीसकर पाउडर जैसा बना देता है और फिर वो उस पाउडर को उन गुलाबी ड्रैगन्स पर फेंक देता है, जिससे कुछ ड्रैगन्स मारे जाते हैं। इस पर बाकी लोग भी पैंडो को पीसकर उन्हें पाउडर की तरह प्रयोग करना शुरू करते हैं। और तभी वो नीला जीव ईथन को कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर ईथन को उसकी भाषा समझ नहीं आती, इसलिए वो पैंडो से भरा एक बॉक्स लेकर अपने पिता के पास चला आता है, जहाँ सर्चर उसे एक डिवाइस देते हुए उन जीवों के ऊपर पैंडो का पाउडर छिड़कने को कहता है, क्योंकि ये काम बिल्कुल वैसा ही था जैसे पौधों पर दवा का छिड़काव किया जाता है। लेकिन ईथन को ऐसा काम पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपने पिता से बताता है कि मुझे किसान नहीं बनना बल्कि मैं एडवेंचर करना चाहता हूँ। फिर इतने में वहाँ क्लेड आ जाता है, जिसे देखते ही सर्चर उनसे कहता है कि आपने मेरे बेटे को भड़का दिया, जिस पर क्लेड जवाब देता है कि मैंने ईथन से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन सर्चर उनकी एक नहीं सुनता। अब अपने पिता का गुस्सा देख ईथन पास ही गुजर रहे जीवों के ऊपर बैठकर वहां से चला जाता है, जो देखकर सर्चर भी उसके पीछे उड़ने वाली स्कूटर लेकर आता है। यहाँ वो अपने बेटे को स्कूटर पर बिठाकर उससे समझने की कोशिश करता है और अब वो दोनों बात करते हुए ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारी धुंध होती है, जिस धुंध के चढ़ते ही वो लोग देखते कि वो बर्फीली पहाड़ियों की उस पार की दुनिया में पहुंच गए, जहाँ समुद्र का नीला पानी भी है। तभी फिर उनके सामने मौजूद विशालकाय पहाड़ी हिलने लगती है और उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ी आंख नजर आती है, जिसका मतलब ये कि जो पहाड़ी हिल रही थी वो आंखों के ऊपर की पलक थी, यानी कि वो लोग अब तक किसी जीव के अंदर घूम रहे थे। इस पर अब ईथन अपने पिता से बताता है कि तेजाब की नदी कुछ और नहीं बल्कि इस विशालकाय जीव के पेट में बन रहे एसिड्स थे और अब तक हम इस जीव के पीठ पर रह रहे थे। वहीं ईथन को चमकता है कि वो गुलाबी ड्रैगन जैसे जीव कुछ और नहीं बल्कि इस विशालकाय जीव का इम्यून सिस्टम है, जो उसे पैंडो की जड़ों से बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पैंडो की जड़ें इस जीव के दिल को नुकसान पहुंचा रही है और यदि हमने इस जीव के इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर दिया तो पैंडो की जड़ें इस विशालकाय जीव को जान से मार देंगी, जो होती ही सतह के ऊपर रह रहे लोगों के लिए भी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि यदि ये जीव ही नहीं रहा तो हमारा शहर एवेलोनिया भी नष्ट हो जाएगा। अब ये जानने के बाद दोनों भी मिलकर बाकी लोगों को ये बात समझाने जाते, लेकिन कैलिस्टो उसकी एक नहीं सुनती। उल्टा वो सर्चर, ईथन और मेरिडियन को एक छोटे कमरे में बंद कर देती है, जहाँ से फिर उन्हें वो नीला जीव बाहर निकलता दिखाई देता है। फिर वो तीनों मिलकर शिप के कंट्रोल रूम को अपने कब्जे में ले लेते, जहाँ मेरिडियन अंदर से दरवाजा बंद करके शिप उड़ाने लगती है, जबकि ईथन और सर्चर बाहर जाकर पैंडो की जड़ों को नष्ट करने लगते, जिस काम में क्लेड भी उनका साथ देता है। तभी ईथन कुछ विशालकाय जीवों को अपने पीछे लगाकर पैंडो की जड़ों के पास ले आता है, जहाँ क्लेड और सर्चर ने एक गड्ढा बना दिया था। अब वो जीव वहां आकर उस गड्ढे में घुस जाते, जिससे पैंडो की जड़ें कमजोर होकर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जो होते ही अब उस विशालकाय जीव का दिल साफ साफ दिखने लगता है, पर वो अब भी धड़क नहीं रहा था। तब चार पैरों वाले कुछ जीव वहां आकर अपनी पीठ से छोटे छोटे जीव को उस दिल पर गिराते हैं, जिससे वो दिल वापस से धड़कने लगता है, यानी कि अब वो विशालकाय जीव और उनका शहर एवेलोनिया भी बच जाएगा। फिर मूवी के आखिरी सीन में उन सभी को उस विशालकाय जीव की पीठ पर मौजूद एवेलोनिया शहर में देखते हैं, जहाँ पृथ्वी के बाहर से हमें ये दिखाया जाता है कि वो जीव एक विशालकाय कछुआ है। जिसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।